नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं आज से और यूपीएससी हिंदी की जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई अभी नई, उसमें जो 20 टेस्ट दिए गए उन 20 टेस्टों को यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। ये टेस्ट नंबर 1 होगा, जैसा कि आप ये देख पाएंगे 2401 ये कोड है, तो ये एक टेस्ट होगा। इस प्रकार से टोटल 20 टेस्ट आपके सामने होंगे। प्रत्येक टेस्ट में प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। जैसा कि आयोग प्रश्न पूछता है उसी लेवल का यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। यूपीएससी की बेस्ट टेस्ट सीरीज होती है, जो लोग परचेज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं यूपीएससी से जाके, ठीक है। और जो लोग यूट्यूब से सॉल्व करना चाहते हैं वो हमारे साथ मिलकर इन 20 टेस्टों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के बीच होगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी साथी पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज आपके सामने आती रहे। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया, देखिए पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य प्रश्न पूछा गया है, तो असत्य आप देखेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा का काम करती थी। दूसरा है, प्राचीन काल के 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई थी। प्रश्न पूछा कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन हमारा सत्य है, दूसरा भी कथन हमारा सत्य है, क्योंकि जो रामायण और महाभारत की जो रचना हुई थी वो मूलतः संस्कृत भाषा में हुई थी। तीसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अशोक के जो शिलालेख थे वो प्राकृत भाषा में भी थे, ब्राह्मी लिपि में भी थे और खरोष्टी और अरामाइक 4 लिपियों में देखने को मिली थी। हमारे देश का नाम इंडिया अरबी और फारसी भाषाओं में हिंद के नाम से विवादित हुआ है, तो ये भी बिल्कुल कथन सत्य है। तो इस प्रकार पहला, दूसरा और चौथा कथन सत्य है, तीसरा कथन असत्य हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य कथन आपको बताना है, ठीक है। बताइए कौन सा कथन असत्य है। चलिए दोस्तों बताइए फटाफट। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों का आप अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही टिक कर पाएंगे कौन सा कथन असत्य है। पहला है, इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे। ठीक है, किसकी बात हो रही है, हड़प्पा संस्कृति की, तो ये बिल्कुल कथन कैसा है, सत्य है। दूसरा है, उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी। ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, चली थी, इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। तो आप सभी को पता है उस समय मंदिरों के साक्ष्य वगैरह ना के बराबर देखने को मिले हैं, कहीं देखने को ही नहीं मिलती। अगला, इस काल में शिल्प कला उन्नत थी जिससे ये मृद भांड को चिकने और चमकीले बनाते थे। ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। चौथा, इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी। तो ये भी कथन सत्य है। इस प्रकार कथन बी गलत है, बाकी तीनों ही कथन सत्य है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। यहाँ पर भी आपसे असत्य कथन पूछा गया है। प्रश्न है पहला, इस काल में परिवार पितृसत्तात्मक था। तो आप याद रखेंगे ये बिल्कुल सत्य बात हो रही है वैदिक संस्कृति की, ठीक है। वैदिक संस्कृति में परिवार पितृसत्तात्मक था। इस काल में बाल विवाह का प्रचलन था। तो ये गलत हो जाएगा, बाल विवाह नहीं हुआ करता था वैदिक संस्कृति के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस काल में उषा और अदिति देवियों की पूजा की जाती थी। ये बिल्कुल कथन सत्य है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे। ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार कथन बी जो दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है, वो आपका असत्य है, बाकी तीनों सत्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है कि बौद्ध धर्म में वैशाख संबंधित है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो वैशाख शब्द है इसका संबंध किससे है। अब पहला ऑप्शन दिया बुद्ध जयंती से, तो यही बिल्कुल सही है। वैशाख का अर्थ होता है बुद्ध जयंती, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए, यह प्रश्न पूछा गया मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है। सही विकल्प होगा गुप्तचर व्यवस्था से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा गुप्तचर व्यवस्था से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे, 5वां प्रश्न हो चुका है। छठा प्रश्न आपके सम्मुख। छठा प्रश्न है कि वशिष्ठिपुत्र पुलुमाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उसने प्रतिष्ठान यानी पैठण को सातवाहन राज्य की राजधानी बनाया। दूसरा, वह शक शासक रुद्रदामन प्रथम से पराजित हुआ। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा।
दोस्तों याद रखेंगे, हमसे पूछा कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो पहला भी कथन सही है और दूसरा भी कथन सही है। तो इस प्रकार पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे। याद रखेंगे, बात हो रही है वशिष्ठ पुत्र पुलमाइन की। इसने प्रतिष्ठान यानी पैठन को सातवां राज्य की राजधानी बनाया था और इसने शक राजा रुद्रदामन प्रथम को भी पराजित किया था। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश को पितृभक्त वंश भी कहते हैं? हमसे पूछा गया है किस वंश को पितृभक्त वंश भी कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। ऐसा कौन सा वंश है? माठर वंश, वशिष्ठ वंश, मान वंश या नल वंश? सही विकल्प होगा माठर वंश। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पूछा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है, उसके काल में गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचा, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा है, उसने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया था, ये बिल्कुल सही बात है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी के रूप में बनाया था। तीसरा है, उसके काल में यात्री हुएन आया था, तो दोस्तों ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि जो हुएन आया था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला, विक्रमादित्य उसकी उपाधि थी, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी गलत है, बाकी तीनों कथन सही हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंध रखते हैं, जब हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग भारत में आया था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में महत्तर पट्टकिल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? बताइए, मध्यकालीन भारत में एक तो महत्तर और दूसरा पट्टकिल, जो पदनाम है ये किसके लिए प्रयुक्त होते थे? दोस्तों याद रखेंगे, ये ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही विकल्प होगा, ग्राम मुखिया। ये दोनों याद रखने, महत्तर ग्राम मुखिया को कहा जाता, वो पट्टकिल भी ग्राम मुखिया को ही कहा जाता था। अगला प्रश्न है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? बताइए, ये जो महान विद्वान थे हेमचंद, ये किसकी सभा को अलंकृत करते थे? सही विकल्प होगा ये कुंवरपाल की। ऑप्शन नंबर बी, ये कुंवरपाल की सभा को अलंकृत करते थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से वीरकल किससे कहा जाता था? बताएंगे, वीरकल किसे कहा जाता था? मंदिर, औजार, स्मारक या हथियार? तो दोस्तों याद रखेंगे, वीरकल स्मारक को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही विकल्प होगा कि वीरकल किसे कहा गया है? तो स्मारक को कहा गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, आरओ का जो एग्जाम हुआ है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे 2030 वाले में, तो आप यहाँ से पैटर्न में बदलाव देख सकते हैं, किस प्रकार की तैयारी आपको लेके चलनी होगी। आप हमारे चैनल से जुड़े, लगातार प्रैक्टिस करें, जितने भी बेस्ट टेस्ट सीरीज होती है उन सबको यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। साथ ही साथ एक साल की करंट अफेयर आपको निःशुल्क कराई जाएगी, जिसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पिन कर रखा है। तो एग्जाम टॉप नाम के आप चैनल को जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम को, जिससे कि आपको पीडीएफ वगैरह मिलते रहे। आगे बढ़ेंगे मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तमिल ग्रंथ में उल्लिखित कलावु एवं कारपू शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुए हैं? यहाँ पर दो शब्दों का उल्लेख किया गया है तमिल ग्रंथों में, इन दोनों के बारे में पूछा गया है। ये क्या है? कलावु एवं कारपू। तो दोस्तों याद रखेंगे, कलावु एवं कारपू विवाह के संदर्भ में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, विवाह के संदर्भ में इनका प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी पहली रचना है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत से लक्षणों का बोध होता है? विकल्प आपके सामने है, इसका सही विकल्प होगा राज तरंगड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। आप सभी मित्र कमेंट करके बताएं राज तरंगड़ी के लेखक कौन है। आपसे यहाँ पर केवल लेखक पूछा गया है, कभी कभी आ सकता है कि इसके लेखक कौन है, तो आप सभी मित्र कमेंट करके बताएं कि राज तरंगड़ी के लेखक कौन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे प्रश्न आपने देखे, कितना प्रश्न पूछा गया था आरओ में, कई सारे प्रश्न पूछे गए थे, लगभग 20 प्लस प्रश्न थे जो कथन और कारक के आधार पर आरओ एग्जाम में पूछे गए थे। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? पहला कथन है कि पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। दूसरा, राष्ट्रकूटों ने पल्लवों के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था। हमसे पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका सही विकल्प होगा केवल पहला कि पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने
वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी, जबकि राष्ट्रकूटों ने पल्लवों के प्रभुत्व को समाप्त किया। ये कथन गलत है, तो विकल्प ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, आप बताएंगे कौन सा विकल्प गलत है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला विकल्प है कि वे तेलुगु और संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे, तो ये जो विकल्प दिया गया ये बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, कृष्णदेव राय के बारे में, वे तेलुगु और संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे। दूसरा है, विदेशी यात्री पायस और नूनेन उनके दरबार में आए थे, तो ये भी विकल्प क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही विकल्प होगा। तीसरा है, उनके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने उनकी प्रशंसा की थी, तो ये भी विकल्प बिल्कुल सही है। उन्होंने अपनी श्रेष्ठ कृति आमुक्तमाल्यद की रचना संस्कृत में की, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। यही विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए आंसर। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ऑप्शन डी गलत होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए आमीर ए कोही विभाग की स्थापना की। याद रखेंगे, दीवान ए आमीर ए कोही, ठीक है, अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं दिल्ली सल्तनत के और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका सही विकल्प होगा कृषि विभाग। तो याद रखेंगे, दीवाने कोही क्या है, ये एक कृषि विभाग से संबंधित विभाग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया था। बताइए वो कौन सा शासक था जिसके समय में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया था। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों याद रखेंगे, राग दर्पण का जो फारसी में अनुवाद किया गया था वो फिरोज शाह तुगलक के समय में किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने वृत्तांत में लिखा है विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है। बताइए विजयनगर के बारे में ये जो प्रशंसा की गई है वो किस व्यक्ति के द्वारा की गई है। ऑप्शन आपके सामने है। सही विकल्प होगा डोमियो पायस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अभी हमने देखा था कृष्णदेव राय के समय में ये व्यक्ति इस व्यक्ति ने यात्रा की थी विजयनगर साम्राज्य की। अगला प्रश्न, महाभारत के फारसी में अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को कश्मीर के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अधिकृत किया था। बताइए यहाँ पर कौन सा ऐसा कश्मीर का सुल्तान था जिसने महाभारत के फारसी के अनुवाद किए जाने पर मुल्ला अहमद को कश्मीर के लिए अलंकृत किया था। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी सुल्तान जैनुल आबुद्दीन। इसी वजह से इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए कश्मीर का अकबर भी इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, होजास जो इस्माइली पंथ की एक शाखा है द्वारा विकसित साप्ताहिक विधा का नाम क्या है। बताइए नाम पूछा है आपसे, नाम बताना है। इसका सही जो विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, जिनान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा, जिनान हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के संत चैतन्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पर संत चैतन्य के बारे में बताना है कि कौन कौन से विकल्प असत्य हैं, क्योंकि यहाँ दिया गया है असत्य विकल्प आपको बताना है इन दोनों में से। पहला है, उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। दूसरा है, इन्हें परंपरावादी दार्शनिक माना गया। बताइए इनमें से कौन कौन से कथन गलत हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, केवल यहाँ जो गलत कथन है वो आपसे पूछा गया है। कथन होगा आपका केवल दूसरा, ये गलत है, केवल ये वाला सही है। ठीक है, तो हमसे असत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन दूसरा होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, तो ये बिल्कुल सही बात है। इन्हें परंपरावादी दार्शनिक माना गया है, ये गलत बात है, तो ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख होगा, देखिए भारतीय दर्शन की वो विचारधारा जो तार्किक सोच में अरस्तु के दृष्टिकोण के समांतर है और जो तर्क का उपयोग करके ईश्वर और एकेश्वरवाद में अस्तित्व को सिद्ध करने के प्रयास में योगदान करती है, वह है, उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर न्याय, चार्वाक, अद्वैत या मीमांसा। सही विकल्प होगा उसे न्याय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मित्रों याद रखेंगे उसे न्याय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे।
यहाँ पर पूछा गया कि जो संत शंकर देव थे इनका संबंध किस संप्रदाय से है। तो दोस्तों याद रखेंगे इनका जो संबंध है वो वैष्णव संप्रदाय से है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, शंकर देव का वैष्णव संप्रदाय। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। विकल्प है अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था, तो वो थे अकबर के समय। अगला प्रश्न है, फर्श ए इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। ऑप्शन नंबर ए, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही नहीं है, यानी ये जो कथन दिए गए इनमें से कौन सा हुमायूं के बारे में सही नहीं है। पहला है, कन्नौज की हार के बाद इसे ईरान के शाह के दरबार में फरड़ मिली। तो ये कथन कैसा है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, 1555 ईस्वी में दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। ये भी कथन कैसा है, सही है। अगला है, इसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से हुई थी। ये भी कथन कैसा है, सही है। इसका मकबरा आगरा अकबर ने बनवाया था। तो ये कथन गलत है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा अकबर ने नहीं बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। हमसे पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी नहीं है। आगे तीनों कथन सही थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। हमसे असत्य कथन पूछे हैं, बताइए कौन से कथन असत्य हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 सत्य होंगे, एक कथन असत्य होगा। पहला, अकबर ने 1572 में अहमदाबाद पर अधिकार किया। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, काम्बे में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि गुजरात अभियान के समय ही पहली बार अकबर ने समुद्र को देखा था। तीसरा, इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था। ये भी कथन सही है। चौथा, इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया। ये कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा सही है, फोर्थ क्वेश्चन गलत है और असत्य कथन पूछा था, तो ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, बताइए क्या होगा इसका सही विकल्प। ठीक है, क्या होगा इसका सही विकल्प। प्रश्न है आपके सामने कि मलिक अंबर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर पूछा गया सत्य नहीं है। पहला है, इसने दक्कन में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। तो यही तो गलत हो जाएगा आपका, सही नहीं है। इसने दक्कन में सेना का नेतृत्व नहीं किया था। ठीक है, बाकी मलिक अंबर ने इजारा प्रथा को समाप्त कर दिया था। ये कथन क्या है, सत्य है। इसने जब्ती प्रणाली लागू की थी। ठीक है, तो ये भी कथन सत्य है। इसने इब्राहिम आदिल शाह द्वारा बनाई गई राजधानी नौशरपुर को जला दिया था। भी कथन सत्य है। तो हमसे पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए होगा इसका 28 का। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर भी नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बताइए। पहला, मनसबदारों को वेतन नगद में न देकर जागीरों में दिया जाता था। दूसरा, वही दस्तावेज जो जमा दामी कहा जाता था। तीसरा है, शाहजहां के समय मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। चौथा, आगे चलकर मनसबदारों का वेतन सालाना की जगह, ठीक है, सालाना की जगह माहवारी पैमाने पर दिया जाने लगा था। अब आप बताएंगे कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी पूछा गया कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया आपका कि मनसबदारी प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। ये कथन गलत है, बाकी तीनों कथन सही है। ये भी सही, ये भी सही और ये भी कथन सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन ग्रामीण व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, बताइए। क्योंकि सही नहीं है तो इससे अर्थ ये होगा कि 3 कथन सही होंगे, 1 कथन गलत होगा। हमें वही गलत कथन बताना है। ठीक है, बताइए। किसान का अपनी जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार था। बिल्कुल सही है। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय में निष्कासित करने जैसे ज्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। ये भी सही है। जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों ने आचरण पर नजर रखना मुखिया की जिम्मेदारी थी। ये भी कथन कैसा है, सही है। बंगाल में ग्रामीण दस्तकारों को अपनी सेवाओं के
वबते थे, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही विकल्प। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सम्मुख होगा, चलिए बढ़ते हैं। आईने अकबरी में दी गई प्रशासनिक जानकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर आईने अकबरी के बारे में असत्य कथन पूछा है। ठीक है, पहला, इसमें 14 प्रांतों की विस्तृत जानकारी दी गई है। तो आपको बताना क्या ये कथन सत्य है कि नहीं। हम कहेंगे जो 31 का प्रश्न है ये कथन हमारा गलत है। ठीक है, आईने अकबरी में 14 प्रांतों की विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। बाकी इसके अनुसार शयूरगल दान में दिया गया राजस्व अनुदान था, ये कथन सही है। इसके मुल्क आबादी भाग में उत्तर भारत में कृषि समाज का विस्तृत वर्णन मिलता है, ये भी कथन सही। इसमें सूबों तथा उनकी प्रशासनिक और वित्तीय इकाइयों का विस्तार वर्णन, ये भी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ए गलत है, बाकी तीनों सही है। आईने अकबरी में 14 प्रांतों की विस्तृत जानकारी नहीं है। आगे बढ़ेंगे। मुगल काल में इजारेदार निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। बताइए, इजारेदार किससे संबंधित थे। इजारेदार के बारे में केवल पूछा गया है। लगान वसूलने वाला ठेकेदार, बिल्कुल सही है, यही होता था इजारेदार। ठीक, लगान वसूलने वाला ठेकेदार ही इजारेदार कहलाता था। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर कथन दिए गए, थोड़े लॉन्ग लॉन्ग कथन है, तो आप इसको पूरा पढ़ें। ठीक है, क्या करें, वीडियो को रोककर चारों कथनों को पूरा पढ़ें। पहला कथन दिया है, दूसरा कथन, और उसके बाद ये दोनों इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आप पहले दोनों कथनों को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इसके आंसर को टिक करेंगे। ठीक है, दोनों कथन आप पढ़ लें पहले, उसके बाद आप आंसर को टिक करेंगे। ठीक है, ये कथन दिए गए, कौन सा कथन सही है ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्त याद रखेंगे, इसका पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ठीक है, पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मुगल शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी देखिए दो कथन दिए गए हैं। पहला, अकबर व औरंगजेब तोप निर्माण में गहरी रुचि रखते थे। दूसरा, उस काल में भारत इस्पात की तलवारों का निर्यात करता था। अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों पाएंगे पहला कथन भी सही और दूसरा कथन भी सही। तो यहाँ पर दोनों ही कथन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सम्मुख होगा। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था। तो कमेंट करके बताएंगे किस मुगल बादशाह के समय हुआ था। इसका सही विकल्प होगा, आपके सामने ऑप्शन दिए गए, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह के विरुद्ध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा कि जो नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। बताइए, हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कौन सा मुगल शासक था। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने ली थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा, अकबर ने हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न कह रहा है कि 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर पुनः लागू किया गया। औरंगजेब द्वारा दोबारा जजिया कर लागू करने के बारे में सतीश चंद्र का क्या तर्क है। यहाँ पर आपको तर्क बताना है कि जो सतीश चंद्रा जी हैं उन्होंने क्या तर्क दिया है। यहाँ पर आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, आप यहाँ पर चारों विकल्पों को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है कि हिंदुओं के विरोध और शासकों के लालच की वजह से जजिया कर लगाया गया था। दूसरा, औरंगजेब ने जजिया इसीलिए लगाया था ताकि गैर मुसलमानों को इस्लाम कबूल करने के लिए बंद किया जा सके। तीसरा है, जजिया का आरोहण गहराते हुए राजनीतिक संकट का सूचक था, विशेषकर दक्कन में बिगड़ते हुए हालात की वजह से। फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पर चौथा जो विकल्प दिया गया है कि जजिया राजकोष पर बढ़ते हुए दबाव को कम करने का एक उपाय था। तो अब आप बताएंगे क्या सतीश चंद्र के अकॉर्डिंग आप ये बताएंगे कि जजिया कर क्यों लगाया गया था दोबारा से। तो सतीश चंद्रा जी कहते हैं अपने तर्क के आधार पर कि जजिया कर का आरोहण करते गहराते हुए राजनीतिक संकट का सूचक था, विशेषकर दक्कन में बिगड़ते हुए हालात की वजह से। तो ये कहते हैं ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग, इसीलिए औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है। यहाँ पर कुछ सूबे दिए गए हैं, वो आपको बताना है, आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्त याद रखेंगे, पहले आता था परगना, फिर उसके बाद सरकार, उसके बाद सूबा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है। शिवाजी के पोते साहू और कोल्हापुर में रहने वाली उनकी चाची ताराबाई के बीच हुए गृह युद्ध ने मराठा शासक में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया।
इस व्यवस्था के तहत मराठा साम्राज्य में कौन सा परिवर्तित दिखाई देता है? बताइए। गृह युद्ध के कारण कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है? विकल्प आपके सम्मुख हैं। यहाँ पर विकल्पों पर जाएंगे तो पाएंगे कि जो विकल्प नंबर बी है ये बिल्कुल विशेषकर परिवर्तन हुआ था कि पेशवा मराठा साम्राज्य के कार्यकारी प्रधान बन गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न पे लगेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से फरनजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो बताएंगे फरजामी प्रथा किससे संबंधित है? एक नई प्रथा है। अब बताएंगे किस कार्य से संबंधित है? सही विकल्प होगा ये मराठा भू राजस्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे सरजामी प्रथा मराठा भू राजस्व से। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? हमसे क्या पूछा है? असत्य विकल्प पूछा है। बताइए। यहाँ पर आपको गलत विकल्प बताना है। पहला विकल्प दिया गया है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार अंग्रेजों के बाद शुरू किया था। तो दोस्त याद रखेंगे ये बिल्कुल कथन सही है। दूसरा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी। यही कथन गलत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले के समय फ्रांसीसियों की दक्षिण भारत में शक्ति चरम पर सीमा पर थी। तो ये भी कथन सही है। अगला है वांडीवास युद्ध के बाद हुई पेरिस की संधि के बाद फ्रांसीसियों भारत में केवल व्यापार केंद्र के रूप में काम कर सके। ये भी कथन सही है। तो कथन बी बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों कथन सत्य हैं। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है कि भारत में यूरोपियों के आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में यूरोपियों के आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है डच खोजकर्ताओं ने भारत में यूरोपियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया था। दूसरा, भारत के समुद्री मार्गों पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। अब आपको बताना है कौन कौन से जो सही नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा है कि उपयुक्त कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो कमेंट करके बताएंगे इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है। देखिए, पहला जो दिया गया वो कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यूरोपियों के आगमन का प्रशस्त मार्ग पुर्तगालियों ने खोजा, ना कि डचों ने खोजा। ये गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब होगा कि जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया ये सही नहीं। ठीक है, बाकी दूसरा कथन आपका सही है। अगला प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए, बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी की लागत पूंजी के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प दिया गया है कंपनी द्वारा सैन्य आधुनिकीकरण में खर्च किया गया धन। दूसरा है कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार से अर्जित धन। तीसरा, बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदना और इसे विदेशों में बेचना। फोर्थ है बंगाल में कृषि के विकास में लगाया गया धन। अब आप सभी मित्र बताएंगे इसका सही विकल्प क्या होगा। तो दोस्तों पाएंगे इसका सही विकल्प हमसे पूछा गया है। ठीक है, इसका सही विकल्प हमसे पूछा गया है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदना और इसे विदेशों में बेचना, यही दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी की लागत थी। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न कितना इंपोर्टेंट है। ये कह रहा है यार्डवू की संधि किसके बीच हुई? तो बताएंगे यार्डवू की जो संधि थी वो किस किसके बीच हुई थी। तो सही विकल्प होगा ये आपकी हुई थी ब्रिटिश तथा वर्मा के मध्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? बताइए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? हमसे प्रथम व तात्कालिक कारण पूछा है। यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों को पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वर्मा के राजा द्वारा चट्टगांव स्थित शाहीपुर द्वीप पर कब्जा करना, यही था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का तात्कालिक कारण। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था। बताइए, आपको पता राज्य अपहरण नीति जिसे हड़प नीति भी कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों चारों विकल्प पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए राज्य हड़प नीति लागू की थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया था? और ये कुशासन का आरोप लगाकर उस राज्य क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। तो सही विकल्प होगा अवध को। ठीक है, अवध पर इन्होंने कुशासन का आरोप लगाया था और अवध को इन्होंने अंग्रेजी क्षेत्र के अधीन शामिल कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने सैन्य नियमावली फतुल मुजाहिद्दीन लिखी? बताइए, ये जो
पुस्तक है फतुल मुजाहिदीनी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सही विकल्प होगा ये लिखी गई जैनुल आबुद्दीन सुस्तरी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी ये पुस्तक आपको याद रखनी है। अगला है पश्चादमन और संक्रेदन की नीति निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा अपनाई गई? ये जो नीतियां चलाई गई थी पश्चादमन और संक्रेदन की, ये नीति किसके द्वारा चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न है स्वाभाविक वारिस के न होने पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ लेम्स के अधीन किस रियासत राज्य का विलय नहीं किया गया था? यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, करौली को। ठीक है, करौली को। सतारा को पहली बार अंग्रेजी राज्य अधीन की करने वाला पहला क्षेत्र था। ये 1848 के आसपास इसको अंग्रेजी क्षेत्रों में मिलाया गया था, सतारा को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक औपनिवेशिक उद्योग भारत के उद्योग के बारे में सही नहीं है? बताइए कौन सा इसमें से सही नहीं है? औपनिवेशिक भारत के उद्योग के बारे में सही नहीं है। अब इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। पहला, जूट उद्योग लगभग पूर्णतः यूरोपियों के स्वामित्व में था, बिल्कुल सही है। सूती वस्त्र उद्योग लगभग पूर्णतः भारतीयों के स्वामित्व में था, ये भी सही है। सूती वस्त्र उद्योग आमाप में छोटा था, ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिरस्थायी बंदोबस्त जैसे स्तंभधारी बंदोबस्त को अन्य प्रदेश में बहुत ही कम विस्तारित किया गया, क्यों? बताएंगे क्यों किया गया, इसका रीजन क्या था? तो इसका दोस्तों रीजन था, यहाँ पर आप चारों विकल्पों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सभी रीजन थे इसके, ये तीनों ही रीजन थे, इसीलिए इसको कम विस्तारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही विकल्प, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सम्मुख होगा भू राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? बताइए भू राजस्व में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये किसने प्रारंभ की थी? तो दोस्तों याद रखेंगे ये प्रारंभ की थी अलेक्जेंडर रीड ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, याद रखना ये। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता औपनिवेशिक भारत में रेल की नहीं है? बताइए रेल की नहीं थी, बताइए। यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों को पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि इसका सही विकल्प क्या होगा। ठीक है, भारत में रेल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य के हित की रक्षा करना था, तो ये बिल्कुल सही कथन है। हमसे पूछा है रेल की नहीं है। ठीक है, अगला है 15% के गारंटिक ब्याज पर ब्रिटिश पूंजी निवेश को आमंत्रित किया गया जो जरूरी होने पर भारतीय राजस्व से देता, यही गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही है। तो आप तीनों ही ऑप्शनों को सही वालों को अवश्य पढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कैलिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे कैलिको जो संबंध शब्द है इसका संबंध हमसे पूछा है, बताएंगे फटाफट कमेंट करके इसका संबंध किससे है। तो दोस्तों पाएंगे इसका संबंध होता है भारत से यूरोपियों को निर्यात कपड़ा, भारत से यूरोप को निर्यात कपड़ा कैलिको कहलाता था। अगला है ददनी प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बताइए ददनी प्रथा, पहले तो याद होना चाहिए ददनी प्रथा क्या होती है, इसके बारे में फिर याद रखना चाहिए कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्त याद रखेंगे यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाकी सभी विकल्प गलत है ददनी प्रथा के बारे में। अगला प्रश्न है सूपा विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? याद रखेंगे दोस्तों सूपा विद्रोह की शुरुआत हमसे पूछी गई है, यह पूना से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सम्मुख होगा ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ कथन दिए गए हैं ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के बारे में। तो पहला स्थायी तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी। दूसरा, ब्रिटिशों ने भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित की जाने सकने वाली वस्तु बना दिया था। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प होगा। ये बिल्कुल दोनों ही कथन क्या है हमारे सत्य कथन है, तो दोनों ही कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है दामेन ए कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए दामेन ए कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों पाएंगे इसका संबंध होता है संथाला परगना से, संथाल परगना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा, संथाल परगना से। आगे बढ़ेंगे। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? सही विकल्प होगा दिल्ली पर। ठीक है, याद रखेंगे दिल्ली पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसको दयालु विशेषण से संबोधित किया गया? बताइए
दयालु विशेषण से संबोधित किया गया? सही विकल्प होगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग का संबंध किससे था? दोस्तों याद रखेंगे, दक्कन दंगा आयोग का संबंध किससे था? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों की ऋणग्रस्तता से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल के तेवांगा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? बताइए, बंगाल के जो तेवांगा किसान आंदोलन हुआ था उनकी क्या मांग थी? तो दोस्तों याद रखेंगे, उनकी मांगों में प्रमुख जो मांग थी वो थी जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। ऑप्शन नंबर ए होगा तेवांगा किसान आंदोलन की मांगों में। अगला प्रश्न है, संताल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा या कौन से उपाय किए गए थे? तो दोस्तों याद रखेंगे, संताल विद्रोह के शांत होने के बाद जो उपाय किए गए थे उनमें मुख्य उपाय था, पहला संताल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। दूसरा उपाय था किसी संताल का गैर संताल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। ये दोनों ही उपाय किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, दीनबंधु मित्र ने अपना नाटक नील दर्पण किस विषय संदर्भ में लिखा है? वस्तुतः संदर्भ में लिखा गया है। बताइए, नाटक नील दर्पण की पूछी गई है तो आप सभी को पता होना चाहिए। ये दोस्तों नील उत्पादक किसानों का उत्पीड़न करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। जो जिक्र किया गया दीनबंधु मित्र ने वो अपने नील दर्पण नाटक में किया है कि किसानों का जो नील उत्पादन करते थे। अगला, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तन निम्नलिखित में से कौन करता था? बताइए, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तन निम्नलिखित में से कौन करता था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी विलियम डेरोजियो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा, हेनरी विलियम डेरोजियो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन थियोसोफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं था? बताइए, थियोसोफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं था। ऑप्शन हो जाएगा ए ओ यू, ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं थे, बाकी सभी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न होगा आपके सामने। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है? बताइए, किस व्यक्ति को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है? तब दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पर गोपाल हर देशमुख को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा, गोपाल हर देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? अब आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से बताना कौन सा एक कथन सही नहीं है। चलिए चारों कथनों को पढ़ते हैं और समझेंगे कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर पहला जो कथन दिया गया है, गोपाल कृष्ण गोखले ने समाज सुधार के उद्देश्य से भारत सेवक समाज की स्थापना की। ठीक है, तो ये कथन कैसा है हमारा? बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत शिव दयाल साहिब द्वारा 1861 आगरा में की गई थी। ये भी कथन कैसा है? सही है। तीसरा है, फर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका द्वारा अपने विचारों का प्रसार प्रसार किया। तो ये कथन कैसा हो जाएगा? ये भी कथन सत्य हो जाएगा। अगला है, राजा राममोहन राय ने विधवा विवाह के समर्थन में एक समाज सुधारक के प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए उदंत मार्दन नामक समाचार पत्र निकाला। तो ये कथन कैसा हो जाएगा? ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो बाकी ऊपर के जो तीनों कथन है वो बिल्कुल सत्य कथन है, और बाकी ये जो चौथा कथन दिया गया ये गलत कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसमें विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारित किया गया। इस कानून का किस राष्ट्रवादी ने विरोध किया था? बताइए, ये आपको बताना है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इसका विरोध किसने किया था? तो इसका विरोध करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? अभी हम ऊपर देख के आए हैं, लोक हितवादी के नाम से गोपाल हर देशमुख को जाना जाता है, जो महाराष्ट्र के व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य हेतु की थी? आपको बताना, फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना की गई थी उसका उद्देश्य क्या था? इसका सीधा उद्देश्य था सिविल सेवा के युवाओं को प्रशिक्षण के लिए तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सर विलियम जोन्स ने धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। दूसरा, विल्किंस ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। हमको सत्य कथन बताने हैं, तो इन दोनों में कौन कौन से सत्य कथन है? ठीक है,
तो जब ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो पाएंगे कि ना तो पहला कथन सत्य है और ना ही दूसरा कथन सत्य है। दोनों ही कथन कैसे हैं? असत्य कथन है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव इंपीरियल काउंसिल में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखा गया था? बताइए। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? सही विकल्प होगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मेकाले के स्मरण पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर भी आपसे असत्य कथन पूछा गया है। ठीक है, बताइए। लॉर्ड मेकाले के स्मरण पत्र के संबंध में, तो इसमें पहला जो विकल्प दिया गया, सरकार ने कहा था कि वह जन साधारण की शिक्षा का दायित्व स्वयं ग्रहण करे। तो ये कथन कैसा हो जाएगा हमारा? असत्य कथन हो जाएगा। ये कथन कैसा है? असत्य। बाकी सभी कथन हमारे क्या होंगे? सत्य कथन होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ये कथन किसने कहा था? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये जो उपयुक्त कथन कहा गया है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए किस प्रकार का, निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी नेता नहीं था? बताइए। कम्युनिस्ट लीडर नहीं था। तो इसका सही विकल्प होगा पीसी रेरे, ये नहीं थे। बाकी एस ए डागे, मुजफ्फर अहमद और सिंगार वेलू, ये तीनों ही कम्युनिस्ट लीडर थे, ना कि पीसी रे। अगला प्रश्न है, विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? बताइए। वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे, वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे, वे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में रक्षा मंत्री थे, वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। इसका सही विकल्प होगा वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, लाल बाल पाल तीन ही व्यक्ति थे जो गरम दल से आते थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार प्रसार के लिए किया? बताइए। अब दोस्तों इसका सही विकल्प होगा बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न हिस्सों में स्वदेशी और बहिष्कृत आंदोलन आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति तमिलनाडु में इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मुख्यतः विख्यात था? बताइए। बात हो रही यहाँ पर स्वदेशी और बहिष्कृत आंदोलन की, तो तमिलनाडु में यह कार्य किस व्यक्ति ने किया था? व्यक्ति का नाम था चिदम्बरम पिल्ले। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और सही कथन आपको बताने हैं। पहला है, कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन में नरमपंथी नेताओं के विरोध के बावजूद इसका समर्थन किया था। दूसरा है, यदि इस आंदोलन का विस्तार बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तथा पंजाब तक था, फिर भी दिल्ली इससे अछूता रहा। अब आपको बताना है इन दोनों में से स्वदेशी आंदोलन के बारे में कौन कौन से कथन सही है। तो दोस्तों इसमें ना तो पहला कथन सही, ना ही दूसरा कथन सही, दोनों ही कथन गलत हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यूएसए में बनी गदर पार्टी भारत के विद्रोह आरंभ करने के लिए कृत संकल्प थी। निम्नलिखित में से किस प्रदेश को पार्टी ने अपना सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ करने के लिए चुना था? तब दोस्तों याद रखेंगे गदर पार्टी की बात हो रही है जिसका गठन अमेरिका में किया गया था। ठीक है, अमेरिका में किया गया था। इसका सही विकल्प आपसे पूछा गया कि किस राज्य ने चुना था, तब दोस्तों आप याद रखेंगे इसको पंजाब राज्य ने चुना था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया? सही विकल्प होगा जे एम सेन गुप्ता ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? दोस्तों याद रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था या किसने आरंभ किया था? सही विकल्प होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पर चार कथन दिए गए, आपको गलत कथन बताना है। पहला है, हाट तोला आंदोलन उत्तरी बंगाल में चलाया गया था जिसमें हाट में भू स्वामियों द्वारा किसानों से लिए जाने वाले करों का विरोध किया गया। ये कथन हमारा सत्य है, हमें गलत बताना है। दूसरा है, वर्ली जनजाति ने साहूकारों, जंगल के ठेकेदारों और धनी किसानों के विरोध में 1945 में विद्रोह किया। कथन बिल्कुल सही है।
तीसरा, नाई धोबी बंद नामक आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख अंग था। ठीक है, तो ये भी कथन हमारा कैसा हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन हमसे पूछा गया था। तो नाई धोबी बंद नामक आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख अंग था, ये गलत है। वायकोम सत्याग्रह केरल के मंदिर प्रवेश को लेकर था, तो ये भी कथन हमारा सत्य है। तो ये तीनों याद रखेंगे। कई बार पूछा गया वायकोम आंदोलन क्यों चलाया गया, तो आप सभी को याद होना चाहिए वायकोम आंदोलन का संबंध केरल में मंदिर प्रवेश को लेकर था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। स्वामी रामानंद की तीर्थ संबंधित थे, बताइए। स्वामी रामानंद तीर्थ संबंधित थे, सही विकल्प होगा हैदराबाद रियासत में चले आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न होगा, प्रश्न है कि 1901 में मुंबई की विधान परिषद में एक विधेयक पेश किया गया जिसका उद्देश्य किसानों का भू स्वामित्व अधिकार छीन लेना था, ताकि वे शादी विवाह और त्योहारों पर फिजूल खर्ची न कर सके। इस विधेयक का किस राष्ट्रवादी द्वारा जोरदार विरोध किया गया? विकल्प आपके सम्मुख है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज मेहता के द्वारा। इनके द्वारा घड़ा और घोर विरोध किया गया था। अगला है, शालिग्राम की प्रतिमा पर न्यायाधीश नायरिस के मत के विरुद्ध टिप्पणी करने पर किस राष्ट्रवादी नेता को कारागार की सजा दी गई थी? दोस्तों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? बताइए। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये करने वाले थे अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा है? तब इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो कुछ समय एक ही राजनीतिक गठन था, गठबंधन था, वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? आपसे प्रथम संपादक पूछे गए, ना कि संपादक। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनसुख लाल नजर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाए इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक, तो ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? याद रखेंगे, जो नाइट की उपाधि थी वो किसने लौटाई थी? सही विकल्प होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नाइट की उपाधि कब लौटाई थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने? याद रखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला, 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की सूचना देते हुए शक्ति के औपचारिक हस्तांतरण की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा की गई थी। दूसरा, 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हुए उत्सवों में महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे। निम्न में से कौन से कथन सही है, ये आपको टिक करना है। ये दोनों ही कथन आपके क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला विकल्प प्रश्न आपके सामने, पंजाब नौजवान भारत सभा के संबंध में सर्वाधिक समुचित वर्णन क्या होगा, उसकी आकांक्षा की थी? बताइए, आकांक्षा भी बतानी है। चारों विकल्प पढ़ेंगे तो पाएंगे पहला विकल्प आपका सही है, युवाओं, कृषकों और श्रमिकों के बीच राजनीतिक कार्य करें, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, चटगांव समूह के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, सही नहीं है, सही नहीं है ये पूछा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके नेता सूरसेन समूह से जुड़ने से पहले ढाका में वकील थे, ये गलत हो जाएगा। बाकी सभी विकल्प सही है, बाकी सभी विकल्प सही हैं। तीनों विकल्प पढ़ेंगे सही वाले आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, जो 1927 में बटलर कमेटी का गठन किया गया था उसका उद्देश्य क्या था? तो पाएंगे भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, ऑप्शन नंबर डी, ये था बटलर कमेटी का उद्देश्य। अगला प्रश्न है, रेड क्लिक समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? याद रखेंगे, रेड क्लिक समिति का जो गठन किया गया था उसका संबंध था भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को निर्धारित करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको सही कथन बताने हैं। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पर 98 में प्रश्न पूछा गया है, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ये कथन हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। जब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये बिल्कुल कथन सही हो जाएगा। सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये प्रथम भारतीय महिला थी जो 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस जन आंदोलन के दौरान हुई थी? ये जो विश्वविद्यालय खोले गए थे, इन सब की जो स्थापना की गई थी वो किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तब दोस्तों याद रखेंगे सभी आंदोलन असहयोग आंदोलन के दौरान खोले गए थे, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न आपके सम्मुख होगा 100वां। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस समय कांग्रेस ने आर्थिक योजना का विचार अपनाया और एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। इस राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बताइए। इसका सही विकल्प होगा जवाहरलाल नेहरू को। उस समय जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे 101वां प्रश्न है कि 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने किस वजह से कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? क्या रीजन था जो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था? दोस्तों ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो पाएंगे इसका जो मेन रीजन था वो था रक्षा का विषय केंद्र के पास था, न कि प्रांतों के पास। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार हमले का नेतृत्व किया था? ऑप्शन आपके सामने है। ये जो नेतृत्व किया था ये किया था इंडियन रिपब्लिक आर्मी ने, तो ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे चटगांव शस्त्रागार का जो हमला हुआ था उसका नेतृत्व इंडियन रिपब्लिक आर्मी ने किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको बताने हैं। पहला है सांप्रदायिक पंचांत भारतीय मताधिकार समिति जिसे लोथियन समिति भी कहा गया के निष्कर्षों पर आधारित थी। दूसरा पूना समझौते को सांप्रदायिक पंचायत के स्थान पर नए अधिनियम के रूप में लाया गया था। अब आपको बताना है कि कौन कौन से विकल्प सही है। इसका सही विकल्प होगा केवल केवल पहला, दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न आपके सामने। आरंभिक वर्षों में गांधी पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ा था? अब दोस्तों याद रखेंगे प्रारंभ में प्रमाणिक पंथ का प्रभाव पड़ा था गांधी पर। अगला प्रश्न है फेब्रेस की संधि के प्रकाशन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? सेब्रेस की संधि के प्रकाशन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? याद रखेंगे वो थी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फर खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए लाल कुर्ती आंदोलन, ठीक है, रेड शर्ट। अगला है कामागाटा मारू क्या था? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी एक जहाज था, ठीक है, कामागाटा मारू। अगला प्रश्न है काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? सही विकल्प होगा गोविंद बल्लभ पंत जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये कथन किस व्यक्ति से जुड़ा है? बताइए ये कथन किस व्यक्ति से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? याद रखेंगे काकोरी कांड में सभी लोगों को फांसी की सजा हुई थी। इनमें से चंद्रशेखर आजाद बच निकले थे और भाग गए थे। बाद में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। भारत में दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? ये जो आज आप देखते हैं फौजदारी और दीवानी जो मामले अलग अलग होते हैं, ये करने वाला कौन सा व्यक्ति था? नाम हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास के पीछे निहित कारकों के लिए इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है। सही विकल्प आपके सामने आएगा। असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिपन और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1912 में दिल्ली ब्रिटिश सरकार की राजधानी बनी। दो वास्तुकारों एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेगर को नई दिल्ली और यहाँ की इमारतों को डिजाइन करने के लिए बुलाया गया था। इसका सही विकल्प आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 1911 में घोषणा की गई थी और 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए। गलत है, आगे सभी सही है। अगला प्रश्न है किसके कार्यकाल में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी? अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी, वो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन अंग्रेजों में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिंजन से संबंधित है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का
अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने कर उसका उपहास किया था या मजाक उड़ाया था? ये किया था लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने कहा था। सर थॉमस मुनरो ने किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर बने थे? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1820 से 1827 तक सर थॉमस को मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन भारतीय ईसाइयों तथा अंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए गए थे? याद रखेंगे, पृथक निर्वाचन मंडल भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा बनाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी असत्य कथन बताना है। तो आप इसके ऑप्शन को पढ़ेंगे तो पाएंगे असत्य कथन आपसे पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों तथा उनके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण हो गया, ये बिल्कुल सही है। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। और ये जो विकल्प सी दिया गया ये गलत है, तो हमसे असत्य पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, 120वां प्रश्न है 1919 के भारत शासन अधिनियम के परिणाम स्वरूप हुए द्वैध शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन दिए गए आपके सामने दो। 120वां प्रश्न है, पहला, इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनस कार्टियस थे, तो ये बिल्कुल सही है। इस प्रणाली के अंतर्गत सभी विषयों को दो भागों में केंद्रीय और प्रांतीय में विभाजित कर दिया गया था, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पहला सही हो जाएगा। ये तो थे इतिहास के 120 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। वैसे 150 प्रश्न आपके पीसीएस में पूछे जाते हैं, परंतु अभी क्या विषय के अकॉर्डिंग हमने क्लास को लिया है। तो पहला जो टेस्ट था वो केवल इतिहास विषय पर था, जहां पर 120 प्रश्नों का ये टेस्ट था। आगामी टेस्ट भी आपको इसी प्रकार मिलते रहेंगे। अभी हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट, यूपी स्पेशल, इन सभी के टेस्ट कराएंगे और उसके साथ मिक्स टेस्ट भी कराए जाएंगे। जैसा कि यूपीएससी हिंदी अपने टेस्ट सीरीज में दे रहा है, उसी प्रकार आपको सॉल्व कराते रहेंगे। यूपीएससी हिंदी बेस्ट टेस्ट सीरीज देता है, तो आप लोग चाहें तो इसका ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।